ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्ट्रो में। और हमारे तरफ प्रस्तुत दैनिक पंचांग में जो नित्य आपके लिए प्रस्तुत हुआ करता है। आपके सुझाव के अनुसार दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप अलग से भी प्रस्तुति होती है नित्य। और आपके जो सुझाव मिलते रहे हैं उस पर हमने कार्रवाई की है और प्रस्तुति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब भी पंचांग का शब्द आता है तो हमारे मन मस्तिष्क में शुभ और अशुभ मुहूर्त पर ही जाता है और यहीं तक सीमित रह जाता है। हम पंचांग की उपयोगिता को सीमित रखते हुए केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त तक ही से रखते हैं, किंतु पंचांग इससे कहीं बढ़कर है। और वह यदि हम कहें तो पंचांग की महत्ता कहीं ज्यादा है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो हमने देखा कि पंचांग से हम पहले से शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम जान रहे थे, जरिए जान रहे थे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके स्वरूप पंचांग हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करता है। अतः पंचांग के अनुसरण करके आइए हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलते हैं हम दैनिक पंचांग के पहले भाग की ओर। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 21 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:31। सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:31 PM। दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करें, यात्रा में शुभता बने। पंचांग के पांचों तिथि कल भोर में 3:21 तक नवमी, उसके बाद दसवीं। नक्षत्र संध्या 6:58 तक सतीसा, उसके बाद पूर्वभद्रा। योग देर रात्रि 0:35 को वैधृति, उसके बाद विश्वकुंभ। करण अपराह 4:13 तक तैतिल, तत्पश्चात 3:21 कल भोर तक गर्भ और उसके बाद वनिष्ठ। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखें कि उनका वास कहाँ है और उसका फल कहाँ है। तो भोलेनाथ जब तक नौमी तिथि है, यानी कल भोर में 3:21 तक वे सभा स्थल पर हैं, जो शुभ नहीं है। तत्पश्चात वे क्रीड़ा स्थल पर हैं, जो वह भी शुभ नहीं है। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए, उन्हें नमन करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त आज का नहीं है। अमृतकाल दिन के 11:56 से अपराह्न 1:30 तक। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:01 से 2:55 तक। गोधूली बेला संध्या 6:29 से 6:50 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:46 से अपराह्न 1:27 तक, गुलिक काल दिन के 10:05 से 11:46 तक, यमगंड प्रातः 6:43 से 8:24 तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:03 से 2:34 तक। पंचक सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और आज का पंचक शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो बुध देव अभी भी वक्री चल रहे हैं। चंद्रदेव कुंभ राशि में आ गए हैं और शेष ग्रह अपने पूर्वोत्तर राशियों में। और इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं और स्व राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति के राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, से सभी राशि ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। ग्रह नक्षत्र का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में सूर्य और शनि, सूर्य देव और शनि देव है अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह। बुध और शुक्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन किए हुए, क्योंकि बुध देव भरणी नक्षत्र में, शुक्र का नक्षत्र है उसमें है, और शुक्र देव रेवती नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र, इसलिए आपस में उनका नक्षत्र परिवर्तन है। स्वतंत्र ग्रह केतु और चंद्र है, क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शेष केतु और चंद्र को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति, दैनिक पंचांग के। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो महत्वपूर्ण मुहूर्त जरा हम देख लें कि आज का मासिक जो हमारा मुहूर्त है वह क्या बता रहा है। तो ग्रहों का गोचर तालिका, बुध देव अभी भी अस्त हैं और 23/5 को ये वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। राहुदेव केतुदेव 29/5 को अभियांशिक रूप से अपने राशि परिवर्तन किए हैं। पूर्ण रूपेण राशि परिवर्तन 29 मई को दिन रात्रि के 11:03 पर होगा। शुक्रदेव का माह के अंतिम में 11:42 दिन पर राशि परिवर्तन होगा और बुध देव 8 जून तक अस्त रहेंगे। यानी बुध देव का जो गोचर हो रहा है अस्त की अवस्था में ही हो रहा है। तो ये रहे हमारे पंचांग के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो 9 तारा चक्र के अनुसार, तारा बल के अनुसार चंद्रमा जो कैसा फल होगा। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम देखते हैं। और इस पर 9 तारा चक्र पर चूंकि इसकी उपयोगिता काफी है, केवल चंद्रमा के गोचर नक्षत्र से नहीं बल्कि किसी भी जातक, कोई भी जातक अपना जन्म नक्षत्र से यदि देखे तो वह दशा महादशा का कैसा परिणाम होगा, शुभ और अशुभ जब भी होंगे, चैलेंजिंग कब होगा, ये सब के ये पूर्व में ही जानकर अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकता है, ताकि उसकी निर्णय क्षमता सुदृढ़ होगी और जो भी अगर अशुभता कहीं है तो वह उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ रिश्ते नाते जो जो भी होते हैं या किसी से भी संबंध, जातक किसके लिए लाभकारी होगा, किसके लिए समस्या कारक होगा या न्यूट्रल किसके साथ रहेगा, ये सारी चीजें नवतारा चक्र से हम देख सकते हैं। और यही वजह है नवतारा चक्र पर हमने अलग से वीडियो डाला है। और आपके अनुरोध पर नवतारा चक्र पर जो वीडियो डाला था वो थोड़ा लंबा हुआ था और उसमें चूंकि श्री राम, माँ जानकी तथा बजरंगबली का
भी जन्म कुंडली हमने डाला था और उस पर जो है विवेचना की थी कि कैसे भगवान राम के लिए माँ सीता और अ, बजरंग बली शुभकारी कैसे हुए, और बजरंग बली तब माँ सीता के लिए श्री राम कैसे हुए, बजरंग बली और माँ सीता के लिए दोनों आपस में उनकी मित्रता कैसी रही, कितने अच्छे फलदायी सुफलदायी हुए। तो ये सब नवतारा चक्र से हमने आकलन किया है और आपके अनुरोध पर प्रैक्टिकल वीडियो भी नवतारा चक्र पर कैसे गणना की जाती है उस पर भी डाला है। नित्य हम इस प्रस्तुति में भी संक्षेप में बताते आ रहे हैं, किंतु उस प्रस्तुति को जो नवतारा चक्र पर प्रस्तुति है और जो गणना की प्रस्तुति है, यह अद्भुत पद्धति है। इसे जरूर देखें और साझा भी करें अपने मित्रों परिजनों से, शुभेच्छुओं से, ताकि उनके जीवन में भी जो चैलेंजिंग आने वाले हैं या जो शुभता आने वाले हैं वो अग्रिम जानकर उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। तो आज का हम गोचर पर देखते हैं कि आज का गोचर कैसा है। इसके पूर्व, गोचर में जाने के पूर्व संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। यह संक्षेप में नवतारा चक्र पर बता रहा हूँ। इस कुल 27 नक्षत्र होते हैं जिनकी क्रम संख्या 1 से 27 निर्धारित है, और यह जो उनकी क्रम संख्या है नक्षत्रों के, उसी क्रम में उसे रखते हैं, किंतु ग्रह 9 ही हैं और उनकी क्रम संख्या जो महादशा के अनुसार क्रम संख्या है, यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध, इसी क्रम में उनको रखा गया है। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं, यानी ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, इसलिए नक्षत्रों का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया ताकि वे वो खास नक्षत्र उसी ग्रह के परिणाम देंगे। तो इस प्रकार किस नक्षत्र को किस ग्रह से जोड़ा जाए, इसके लिए ग्रह नक्षत्रों की 3 श्रेणियां बनी। पहला से 9वां तक एक श्रेणी, दूसरा श्रेणी बना 10वां से 18वां तक, और तीसरा श्रेणी बना 19वां से 27वां तक। और इस प्रकार पहला जो हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, अश्विनी, माघ और मूला, इनके स्वामित्व केतु को दिया गया। और इसी तरह से अगर हम कहें आगे बढ़े तो पांचवा बने मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा, जो कि 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र हुए थे। तो इनका संबंध मंगल से दिया गया। और 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, इनका स्वामित्व बुधदेव को दिया गया। इस तरह से सभी ग्रहों को नक्षत्रों के का स्वामित्व दिया गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि हम गणना कैसे करते हैं नवतारा चक्र पर, ताराबल पर। ताराबल हम इसलिए बोलते हैं, चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, किंतु यह जो सिद्धांत है नवतारा चक्र पर ही आधारित है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म होते हैं, जातक का जन्म कुंडली को देखें, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने, वहां से गणना आरंभ की जाती है, यानी वह पहला ग्रह होता है। महादशा का छोड़ दीजिए, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र समूह से हम गणना करते हैं, वह हमारे लिए पहला ग्रह हुआ। और वहां से जब ग्रह का गणना करते हैं तो पहला जो ग्रह होता है वो मिश्रित फल देता है, यानी सुख दुख का मिश्रण होता है, पीड़ा और खुशी दोनों के का मिश्रण होता है। किंतु तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनते हैं, ये पीड़ादायक होते हैं। तीसरा विपत्त देते हैं, अशुभ होते हैं, खतरा भी है उससे। पांचवा प्रत्यय अशुभ बाधा है उससे। और नैधन्य अशुभ तो है ही है, अति पीड़ा उससे होता है। तो सातवां सबसे ज्यादा, पांचवा उसके बाद, और तीसरा उसके बाद। तो इस तरह से क्रम संख्या तीसरा, पांचवा, सातवां ये अधिक पीड़ादायी होते हैं, पीड़ादायी मतलब होते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुख फलदायी होते हैं। और इसी प्रकार हम गणना करते हैं, चाहे महादशा के अनुसार देखें या हम विभिन्न ग्रहों को देखें, विभिन्न रिश्ते को देखें, और इसी तरह से हम इस फल को निकालते हैं।
तो चलिए, ये संक्षेप में रहा। आज का गोचर देखते हैं। आज चंद्रमा 6:58 तक शतभिषा नक्षत्र में है। और विभिन्न जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा, तो कॉलम जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा, ये जो कॉलम दिख रहा है, ये जो कॉलम हमारा दिख रहा है, ये कॉलम को हम उसको पकड़ते हैं और इसके अनुसार हम चलते हैं। तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा के लिए, विभिन्न नक्षत्र वाले जातकों के लिए जो फल होगा, उसका क्रॉस जहां पर होगा, उदाहरण के लिए ये हस्ता श्रेणी में हमारा जन्म हुआ है, तो हस्ता श्रेणी से हम चलेंगे तो हमारा जो समय है आज का, तो नहीं है, विपत्त में आ रहा है। और इसके लिए जिस व्यक्ति का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवणा नक्षत्र में हुआ, उसके लिए थोड़ा समस्या का कारक है। वहीं यदि देखें जो आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है जिसका जन्म, उसके लिए जन्म नक्षत्र का है, मिश्रित फल होगा। यदि हम किसी को देखते हैं कि किसी का कृतिका और उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उसके लिए 6 में शुभ है। और इसी क्रम में हम बाकी का भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा दैनिक पंचांग का दूसरे भाग की प्रस्तुति। 6:58 के बाद कैसा दिन रहेगा, ये हम जानने के लिए ये देखिए, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, यानी 6:58 तक चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है। और इसी तरह से यदि हम कृतिका नक्षत्र के जातक के लिए देख रहे थे तो 6 में था, और 6:58 तक प्रत्यरी में होता है, यानी समस्या कारक होता है। वही उल्टी से रोहिणी, हस्ता, श्रवणा नक्षत्र में के जातक के लिए विपक था 6:58 तक, क्षेम बनता है, शुभ बनता है। और अगर हम देखें आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र के लिए, तो जन्म नक्षत्र में वो था 6:58 तक। और संपत्ति यहाँ पर देते हैं, धन दौलत देते हैं, जो कि शुभ है। तो ये इस तरह से हम जातक का आज का गोचर कोई भी जातक अपना इस टेबल से देख सकता है। केवल देखना है उसके जन्म पत्रिका में चंद्रमा उसके किस नक्षत्र में है, और उसी रो को पकड़कर, और यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स से वो देख सकता है। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। हम आपको तीसरे भाग में ले चलें। इसके पूर्व जो हम आपको ये दिखा रहे थे, इसे मिटा दें, ताकि आगे जो हम प्रस्तुति करेंगे उसमें कहीं जो है कोई बाधा नहीं। तो चलते हैं दूसरे भाग में, यानी तीसरे भाग में। जो दैनिक पंचांग के हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति है। अभी तक हमने देखा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसके अनुसार फल देखा। अभी हम देखेंगे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार कैसा फल। तो चंद्रमा आज कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि के अनुसार आज उनका राशि परिवर्तन नहीं है, और इसलिए कुंभ राशि के अनुसार मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिन उत्तमता के संकेत। स्मरण रहे, हम चंद्रमा की अनुसार ही राशि देखेंगे, लगन के अनुसार नहीं। तो चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म पत्रिका में है, उसी राशि को पकड़ें और यहाँ देखें कि मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले जातक के लिए दिन आज आपके शुभ। तो चलते हैं, ये इसे चंद्र बलम कहा जाता है। और यानी चंद्रमा आपका जन्म राशि जो है, जो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी के ही जन्म राशि माना जाता है, और उसी के अनुसार हम इस फलित को देखते हैं। चलते हैं आपको लेकर अपने अगले भाग में, चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष पर निर्भर है। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह विशेष कार्य से संबंध रखता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया जाता है, चाहे पूजा पाठ हो या पहले शुरू शुरू में पहला आरंभ करने के लिए, कोई भी हम कार्य आरंभ कर रहे हैं, नया पहली बार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसे चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं।
यदि हम कोई मुहूर्त नहीं देख सके या नहीं देखना चाहते हो, तो कम से कम शुभ अपने कार्यों में शुभता लाने हैं तो चौघड़िया को जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया दिन के 8 चौघड़िया होते हैं और रात के 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। इस प्रकार कुल 16 चौघड़िया होते हैं। तो दिन के 8 चौघड़िया जो होते हैं वो उसी चौघड़िया में से रात के चौघड़िया हुआ करते हैं, लेकिन दिन पूरा सप्ताह एक दिन साथ ही होता है, इसलिए जो चौघड़िया का नामकरण हुआ साथ ही हुआ। और अतएव जो पहला चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया दिन का भी और रात का हुआ करता है, ताकि 8 चौघड़िया कंप्लीट पूरा हो सके। और यह साप्ताहिक दिनों से हर चौघड़िया का चूंकि संबंध हो गया, और हर साप्ताहिक दिन का संबंध पूर्ववत ही किसी न किसी शासक ग्रह से है, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के ग्रह से हो गया, शासक ग्रह से हो गया। और हर शासक ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया की उपयोगिता किसी विशेष कार्य में हेतु सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। राहु का ये इसका उपयोग करते समय, चौघड़िया का उपयोग करते समय ये हम जरूर देखें कि दिन का चौघड़िया काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जब भी यह अशुभता व्याप्त हो, जो भी चौघड़िया उस चौघड़िया का त्याग कर दे। तो आज का चौघड़िया देखते हैं, चूंकि आज दिन बुधवार है। बुधवार का जो चौघड़िया लाभ चौघड़िया हुआ करता है, यह ज्ञानार्जन विद्या आदि से संबंधित रखता है। इसके लिए यहाँ से दिन शुरू होता है और सूर्यास्त के समय भी यही चौघड़िया होता है। आज का है अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम है, यह किसी भी अशुभता से अधिव्याप्त नहीं है। वहीं काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित। ये क्रमशः दैनिक वृत्ति से संबंध रखते हैं, और रोग चौघड़िया दुश्मन को परास्त करने के से संबंध रखते हैं। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो है वो काल रात्रि से ग्रसित है। इन सभी चौघड़िया का हम परित्याग कर बाकी चौघड़िया का अपने शुभ कार्यों में शुभता लाने हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आप चौघड़िया ज्योतिष पर, चूंकि चौघड़िया की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हमने चौघड़िया का प्रस्तुति पोस्ट की है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, आप जरूर उसे देखें। आपका कंसेप्ट यदि क्लियर हुआ, आप चौघड़िया को अधिक प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके कार्य में शुभता की मात्रा बढ़ सकती है, अशुभता की मात्रा नगण्य हो सकती है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें भाग में हम आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम पूर्व में बताते चले हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और 1 से 9 अंक तक ही इसमें इसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है। 1 से 9 अंक का ही शून्य अंक को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वह अनंत को दर्शाता है। जब भी हमें कोई अंक मिलते हैं जो एक अंक से ज्यादा होते हैं, तो उन अंक में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। यदि हमें शब्द मिलते हैं तो उन शब्दों को भी, हर शब्द का में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य, जो अंकीय मूल्य है उसमें उसे परिवर्तित कर और फिर उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह मोबाइल अंकों का भी, गाड़ी की संख्या का अंकों का भी, जिसमें अक्षर और अंक दोनों हुआ करते हैं, तो उनको भी जोड़कर हम इस तरह से उपयोग करते हैं। तो आज का इसमें याद रहे कि अंक, अगर यदि जन्म तिथि बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है ज्योतिष में, और जन्म तिथि ही आधार है अंक ज्योतिष का, तो जन्म तिथि के अंक का, अगर हम तिथि के अंक का देखें तो उसको जोड़कर फिर उसे एकल अंक बनाते हैं, और फिर यह जो अंक बना उसे मूलांक कहते हैं, ड्राइवर भी कहा जाता है। और बाकी सभी अंकों को जोड़कर, यानी जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर जो अंक हमारे एकल अंक प्राप्त होते हैं उसे भाग्यांक कहते हैं, कंडक्टर हुआ करता है। तो
जीवन के नैया को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में तालमेल जरूरी है। यदि वे आपस में शत्रुता रखते हैं तो उनके लिए समस्या का कारक हो सकता है। और तब रोल ज्यादा अदा करता है नामांक, मोबाइल अंक आदि, जिसे हम अधिक प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, क्योंकि वह एनर्जी का कारक। यदि हम आज के अंकों को देखें तो आज का दिनांक 21/5/2025 होता है। दो और एक तिथि को जोड़ने से 3 अंक मिलते हैं और पूरे अंक को जोड़ने से भाग्यांक 8 मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो मूलांक और भाग्यांक में 3 और 8, इनका संबंध कटुता का है, और इसलिए हम इसमें विभिन्न अंकों को देकर शुद्धता लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नाम के में परिवर्तित कर, मोबाइल अंक में परिवर्तित कर, आदि आदि। हम अंकों से को विशेष रूप से इसमें शुद्धता लाते। आज का जो मूलांक है, आज का जो भाग्यांक है, और विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए कैसा दिन रहेगा। तो 1/10/1928 का जिनका जन्म हुआ है किसी भी माह का, एक मूलांक होता है, शासक ग्रह सूर्यदेव बनते हैं। 1 और 8 का संबंध अति शत्रुता का है, इसलिए 0% 0 स्टार मिल रहे हैं, 0% सक्सेस सफलता का दर है। आज इनके लिए समस्या का कारक हो सकता है, सावधान रहे। 2 अंक 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे जातक। 2 मूलांक होता है, चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। 2 और 8 का भी संबंध शक्ति शत्रुता का है, 1 स्टार मिल रहे हैं। जो हेल्थ इशू, स्ट्रगल आदि आदि हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्म किसी भी जातक का जन्म 3 मूलांक बनता है, बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं। 3 और 8 का संबंध शक्ति शत्रुता का है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर है। यदि जातक क्योंकि शनि देव कानून से संबंध रखते हैं, वहीं बृहस्पति देव ज्ञान के कारक रहते हैं, तो सेल्स में ज्ञान बांटना होता है, इंश्योरेंस में काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये दोनों में काउंसलिंग से संबंध है, और लॉ कानून से संबंध शनि का है। यदि इससे जातक का संबंध होता है तो जो सफलता का दर है बढ़ सकता है। 4, 13, 22, 31 तारीख का जिनका जन्म है, 4 मूलांक होता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि दोनों में आपस में अति शत्रुता का है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10 से 40% सफलता का दर है। स्ट्रगल होंगे, लेकिन यदि लीगल या आर्मी से संबंध है, जातक का पुलिस से है, सेल्स से है, या मार्केटिंग से है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले, जो कि 1 और 9 का बीच का मध्यम अंक होगा करता है। 5, 14, 23 तारीख जिनका जन्म है, 5 मूलांक होता है, मरकर जिनके बुध देव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 5 और 8 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर है, होने की संभावना है। और जातक यदि प्रॉपर्टी से संबंध रखता है, उसके संबंधित काम आदि करता है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 6, 15, 24 तारीख जिनका जन्म है, 6 मूलांक बनता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं। दिन समान तटस्थ होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। कानून से यदि आदि से जातक का संबंध है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि है किसी माह का, 7 इनका मूलांक बनता है, केतु के इनके स्वामी बनते हैं। 7 और 8 का संबंध तटस्थता का है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का दर है, होने की संभावना है। और अगर ऑक्कल से है या बैंकिंग से संबंध है जातक का, तो जातक को की सफलता का दर बढ़ सकता है। 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म ही है किसी माह का, 8 मूलांक होता है, शनि देव ही स्वामी होते हैं। और 8 और 8 का संबंध शत्रुता का है, 1 स्टार मिल रहे हैं। 10% ही सफलता का दर है, क्योंकि शनि भी स्लो प्लैनेट है, मूलांक भी स्लो प्लैनेट हो गया, भाग्यांक भी स्लो प्लैनेट हो गया। स्वाभाविक है कि जो सफलता होगी उसकी स्पीड काफी कम होगी। इसलिए आप देखते होंगे कि जो कानून का है, न्यायपालिका का जो निर्णय होता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि 8 का संबंध है। तो स्ट्रगल थोड़ी होगी, असंतोष थोड़ा होगा, धैर्य की आवश्यकता है। अगर कानून से संबंध है जातक का, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 9, 18, 27 तारीख जिनका जन्म है, 9 मूलांक होता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। 30, 1.5 स्टार मिल रहा है। 9 और 8 का संबंध शत्रुता का है,
30% सफलता का दर होने की संभावना है। लेकिन यदि जातक क्योंकि मंगल आर्मी से संबंध रखते हैं, पुलिस से संबंध रखते हैं, डॉक्टर से संबंध रखते हैं, या शनि कानून से संबंध रखते हैं, यहाँ बताते चलें तीनों के यूनिफॉर्म हुआ करते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने वाले जातक के लिए ऐसा संबंध है, तो उनके लिए सफलता का दर बढ़ सकता है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। अंक ज्योतिष को का उपयोग करना बहुत आसान है, सीखना भी आसान है। यदि हमारे हर प्रस्तुति को देखें तो आपको 81 कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसके, वह भी आप आसानी से जान जाएंगे। तो यह रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंत तक देखा, कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारे दर्शक में हैं तो इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। साथ ही साथ जो हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपने अपना मित्र परिजन और शुभेच्छुओं के बीच में इसे जरूर साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी सुखता बनी रहे और वे भी विभिन्न पंचांग के अंगों को पहचान सकें, पंचांग की उपयोगिता अपने जीवन में बढ़ा सकें, अंक ज्योतिष का उपयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपसे आग्रह है कि आपका फीडबैक हमें बराबर मिलता है, और उस फीडबैक बहुत ही उपयोगी हुआ करता है, जो हमारे प्रस्तुति को और भी उपयोगी बनाने में सफल होता है। फीडबैक जरूर दें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल फिर इसी समय आपके लिए नई प्रस्तुति लेकर आएंगे दैनिक पंचांग के लिए। तब तक आप ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, कर्मों पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।